अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये खुसूसी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है 2021 का साल ख़त्म होने वाला है। एक और साल, एक बहुत बड़ा हैपनिंग साल पाकिस्तान में शायद ही कोई साल हो जिसको देखकर आप ये कहें कि इसमें कुछ नहीं हुआ। ये डल साल था, को ज़्यादा इसमें सियासी तौर पर कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स भी क्या कमाल होती है। ये साल भी इस पिछले सालों से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था, सब कुछ हुआ। कोशिश करेंगे एक नज़र डालने की कि 2021 कौन क्या करता रहा, हु वाज द न्यूज़ मेकर, व्हाट वाज द बिग न्यूज़, व्हाट एक्चुअली मेड 2021 हमारे साथ फाज हुसैन साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। अरशद शरीफ साहब आपका भी शुक्रिया। वसीम अदामी साहब कराची से हैं, बहुत शुक्रिया। और पुराना रिपोर्टर गैंग हमारे पास मौजूद है, साबिर शाकिर साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अगर इजाज़त दें तो कराची वाला ज़रा आइसोलेटेड बैठा होगा बेचारा, उसको ज़रा प्रोग्राम में सबसे पहले लाते हैं। वसीम, फॉर यू पहली चीज़ 2021 आपको सबसे अहम इवेंट क्या लगा 2021 का? वो सम इवेंट जो आपके ख्याल में स्टैंड आउट करता है आपके लिए। अच्छा, बहुत इवेंटफुल ईयर था। अब ज़ाहिर है पॉलिटिकल डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा होने लगी है कि उसमें अब कोई बहुत ही बड़ी खबर हो तो वो अटेंशन ड्राइव करती है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि भाई कौन सा दिन मेरे लिए 2021 का खबरियत के अतबार सबसे बेहतरीन दिन था, तो मैं तो कहूँगा जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, वो ऐसा दिन था कि जिसका मैं सालों से इंतज़ार कर रहा था, और जो कि एक ऐसी खबर थी जो कि अनप्रेसिडेंटेड थी। बाकी पॉलिटिक्स में इतना कुछ चलता रहा कि ठीक है, वो मामूल का एक मामला है। इफ़ यू आस्क मी तो मेरी तो बदामी की तरफ से जवाब, पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड कप में शिकस्त देना, और इस तरह शिकस्त देना जैसे दी है, वो मेरे लिए साल की सबसे ज़्यादा हैपनिंग न्यूज़। एब्सोल्युटली, मेरे लिए भी सबसे बड़ी हैपनिंग। लेकिन जब अगर मेरे से इवेंट का पूछेंगे फाज साहब, तो मेरा ख्याल है जो जुनैद सफदर की शादी का इवेंट था, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तमाम तर ट्वीट्स के बावजूद कि इसको सियासी ना किया जाए, ये सियासत नहीं, उसके बावजूद एवरीवन मेड इट अ पॉइंट कि ये सियासी भी हो, इसकी वो जो एक्सपोजर चाहिए था वो भी हो। आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग द वे इट वाज कि अगर आप कंपेयर करें, बख्तावर की शादी भी इसी साल हुई, ज़रदारी साहब के साथ, वेरी अंडरस्टेटेड ये शादी, ओह माय गॉड, ओवर द टॉप टाइप सी। फॉर मी इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आपके ख्याल में सबसे इंटरेस्टिंग आपके लिए क्या था? देखिए, इंटरेस्टिंग जो है ना, वो भी एक न्यूट्रल सा वर्ड है, तो उसको हम कहीं भी मोड़ लेते हैं। तो उस हवाले से कि भाई उसकी एक वैल्यू है और लोग उसको शेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं, और उस पर कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो रही है। मरीम नवाज साहिबा के ड्रेसिंग के ऊपर एक पूरी नेशनल कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, यानी ट्रेंड चल रहे हैं, बहस हो रही है कि इन्होंने जो है कपड़े जो है वो ऐसे क्यों पहने और ओवर शेडो सबको क्यों, वगैरह वगैरह। यानी सबको नहीं, दुल्हन को यानी मरियम साहिबा के हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। ये नई थी, ये पहले नहीं हुई थी। दिस इज डिफरेंट, दिस इज न्यू। लेकिन she can't be kept out of news. बिल्कुल सही बात है, बिगेस्ट न्यूज़ मेकर। लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैं उस इंटरेस्टिंग के लफ्ज़ को थोड़ा इधर मोड़ूँ ना, मेरे ख्याल में सबसे जो कॉन्सिक्वेंशियल, इम्पॉर्टेंट, अहम, पाकिस्तान की सारी सियासत को हिला देने वाला इवेंट था ना, DGI की, वो DGI का। और वो एक दिन था, एक दिन खबर पहले हल्की हल्की पक रही थी और एक सुबह थी जब वो फटी है। और उस दिन, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा तो फ़ोन जो है उस दिन, आपका भी ऐसा ही होगा, उस दिन इस मुल्क में और कुछ नहीं हो रहा था। और वो एक दिन है जिसकी जो रिपल्स हैं वो अभी चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में उस हवाले से तो वो था। मैं जरा एक लाहौर से भट्टी साहब से ही पूछ लूं। भट्टी साहब, आपके लिए सबसे बड़ा इवेंट क्या था इस साल का? मेरे ख्याल में 2021 का सबसे अहम इवेंट था मोहतरमा मरियम नवाज साहबा 3 रिजाइन की बजाय 2 रिजाइनों पर आ गई। 3 इस्तीफे मांगते मांगते हाकिम वक्त और आर्मी चीफ और DGI की बजाय सिर्फ 2 पर आ गई, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। मेरे ख्याल में ये इवेंट था, बाकी तो सारे दावे दुबई थे। अरशद भाई, मेरे ख्याल से अगर आप सियासी इवेंट देखना चाहें तो वो यही था, चिट्ठी आई है कि नहीं आई है, चिट्ठी आई नहीं आई, चिट्ठी आई बड़े दिनों के बाद आई। So I think that was the event. So 2021 आपके लिए ये इवेंट स्टैंड्स आउट। साबिर शाकिर साहब, आपके लिए वो चीज जो आपका ख्याल है कि अंडर प्ले हुई 2021 में, मतलब आपके ख्याल में इंपॉर्टेंट चीज होगी लेकिन उस तरह उसको अहमियत दी नहीं गई, कोई ऐसी इवेंट आपको आपके जहन में हो पिछले साल? अच्छा, एक है मेगा इवेंट तो हुआ जी OIC का इजलास जो आखिरी हफ्ते हुआ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट उसको मिला, और 40 साल के बाद मिला। और ये एक मुसलसल जो हम 20 साल एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सो कॉल्ड जंग लड़ते रहे,
या उसका हिस्सा थे, तो उससे हट के एक पाकिस्तान दुनिया भर के लिए खुला और दुनिया भर से जो लीडर्स हैं वो पाकिस्तान आए। अब आते हैं इंटरेस्टिंग की तरफ। मेरा ख्याल है हमने 2021 में एक नई चीज़ सुनी कि तंजीम साजी भी कुछ होती है। अच्छा। तो नहीं, वो तंजीम साजी तो पिछले 70 साल से हो रही है पाकिस्तान में, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? नहीं, ये बट दिस वाज द बेस्ट मीम प्रोबेबली। अगर ये मीम वाइज आई थॉट बड़ी मीम बनी इसकी। तंजीम साजी एक नई जहत में हमारे सामने आई, और फिर मजीद इंटरेस्टिंग है तो उसमें ऑडियो वीडियो स्कैंडल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा। ठीक, बुरी खबर कौन सी थी आपके ख्याल में? ये समथिंग दैट वी रियली सारों को नीचे उसने किया हो। देखिए, एक तो ये जो सियालकोट वाला मामला हुआ राज, और उससे पहले जो है मेरे ख्याल में जो ये मुजाहरे हुए हैं टीएलपी के, और उससे जो पुरतशद्दुद किस्म के पुलिस वालों को मारा गया, मल्टीपल पुलिस वालों के साथ जो हुआ है, और उसके नतीजे में रियासत ने कुछ नहीं किया। तो मेरे ख्याल में जो मैंने देखा ना कि जो एक अफसरदगी का आलम पाकिस्तान में हर जगह, पीपल वर डिसइल्यूजन्ड। इस मुल्क में रहेंगे बच्चे, इस मुल्क में बड़े कैसे रहेंगे, ये गुफ्तगू इन वाकयात पे हुई है। और शायद लोगों को एहसास हुआ इस साल कि वाकई में हालात जो हैं वो बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। भट्टी साहब, आपके लिए 2021। काशिफ साहब, बुरी खबर तो ये थी कि पूरे साल दावों के बावजूद आवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ सकी। मिसाल के तौर पे महंगाई के दावे थे कि कम हो जाएंगे 2 साल बाद, वो बुलंदियों पर गए। करप्शन बुलंदियों पर गई, लाकानूनियत बुलंदियों पर गई। अपोजिशन अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए ज़ोर लगाती रही, और हुकूमत अपोजिशन को गिरफ्तार कराने में और सजाएं दिलाने में ज़ोर लगाती रही। तो मेरी नज़र में जब कोई अवाम के लिए अच्छी खबर ना हो तो वो बुरी खबर ही होती है। अवाम का मसला था महंगाई, बेरोज़गारी, इंसाफ, लाकानूनियत, जुल्म, वो उसमें इजाफा हुआ। बिल्कुल ठीक है। मैं वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारना भी मेरा ख्याल है जितना हाइप क्रिएट हो गया था उस वर्ल्ड कप का, इंडिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, किसी के सिक्योरिटी के मामला ठीक किए किसी के पाकिस्तान ना आना ठीक किया, उसके बाद फिर सेमीफाइनल हारना आया था। दैट वाज अ मेजर डाउनर जो था ना, बहुत डिसअपॉइंट हुए लोग। वसीम, आपके ख्याल में सबसे बेस्ट पॉलिटिशियन कौन रहा इस साल का? Who played their cards right the best? वैसे ऑफिशियली जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी बात करें तो मैं इसलिए नाम लूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और आसिफ अली जरदारी का। वो इसलिए कि गवर्नेंस कख कुछ नहीं, पल्ले कुछ भी नहीं, करप्शन टिका के, बैड गवर्नेंस सब कुछ, उसके बावजूद अपने मामला इतने सेट के सिंध में हर चीज़ सेटिंग वेटिंग सारी होके, जिनसे मामला दुरुस्त होना चाहिए उनसे दुरुस्त है मामला, कोई टेंशन नहीं है। अब सिंध अगले टेन्योर के लिए भी उनके पास सेफ है, पंजाब में भी थोड़ी सी एंट्री हो जाएगी, जेल वेल का सीन भी नहीं है, सब सेट है। तो ये इतनी ख़राब कारकर्दगी और इतनी कम मकबूलियत के बावजूद इतनी जड़ें मजबूत करना, ये काम आसिफ अली जरदारी को आता है और उसने किया है एक बार फिर इस साल में। लेकिन अच्छा जवाब। सजा याफ्ता होने के बावजूद PMLN को खड़ा करना, मेकिंग देम एन एंटिटी, मरियम नवाज वुड बी वेरी क्लोज टू आसिफ जरदारी। सर आई बिलीव कि वो आप कह रहे हैं कामयाब, तो मैं कामयाबी इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, तो उसमें नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, दैट योर्स इज अ वेरी वैलिड आंसर, बट मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, एक अपने आप को पिछले 1.5-2.5 साल में अगर उसने अपने आप को कामयाबी में लेना तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब भी, मुझे तो नाकाम ज्यादा गेम तो शहबाज शरीफ साहब, सबसे ज्यादा नाकाम शहबाज साहब थे। इसके बाद मैं बता, मेरा तो ख्याल है कि शहबाज साहब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना पार्टी उनके हाथ में रही, ना प्राइम मिनिस्टरशिप उनके हाथ में आएगी। इससे ज्यादा नाकामी क्या होगी किसी पॉलिटिशियन? काशिफ साहब, मैं देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने 2021 में शहबाज शरीफ साहब का एक ही टारगेट था और वो उन्होंने अचीव किया। कौन से वाला? वो था कि जेल नहीं जाना। तो गए थे। काशिफ साहब, मैं अर्ज करूं। जी भट्टी साहब, देखिए, मेरी नजर में 2021 में सबसे कामयाब तरीन समझदार दाना सियासतदान, वो किसी भी तरीके से ले ले, इमरान खान साहब रहे। इत्तेहादी उनसे नाराज, असम्बली में अक्सरियत उनकी पूरी नहीं, उनके साथी उनसे नाराज, जहांगीर तरीन उनसे अलग हो गए, परवेज हटक के भाई उनसे अलग हो गए। अपोजिशन अक्सरियत में होने के बावजूद उनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं ला सकी। चाहे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद हो, 66 बंदों को उन्होंने 51 कर दिया। जॉइंट सेशन में अच्छा, ये काम पीटीआई नहीं, यानी भट्टी साहब के ख्याल में पीटीआई कैंसिल करना पड़ा, दोबारा उसे तदब्बुर की और वजह से मजबूत मुमकिन कर हुआ दिया। कि उनको छोड़ इसी के तरह नहीं है। इत्तेमाद का वोट अक्सरियत नहीं थी, फिर भी मजबूरन
इकट्ठे करके लोगों को इत्मीनान का वोट लगाया गया, तो ये कामयाबी नहीं है। सियासत में उसूली ना हो, लेकिन सियासी कामयाबी यकीनन इमरान खान साहब के हिस्से आई। अच्छा, मेरा जो है ना, कामयाब और अब नाकाम भी आपने बताना है, क्योंकि मेरे ख्याल में इस बहस के बाद जो उन्होंने कहा ना शहबाज साहब कामयाब है, मुझे लगता है वो नाकाम है। इसलिए एक चीज इंक्रीजिंगली क्लियर होती जा रही है कि ही मे नॉट बिकम द प्राइम, मे नॉट। ये पाकिस्तान में कुछ पता नहीं। जब ये कहा गया ना पिछले दिनों, एक आपने देखा होगा बयान चला, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, मैं किसी के साथ बैठा नून लीग, उन्होंने बड़े किसी सीनियर को फोन किया, क्या पोजीशन लेनी है इसकी, वो आगे से आया कि नहीं जी इसको अपोज करना है। मरियम कैंप था, कहते कि शायद साहब कैसे बयान दे जाते हैं, हमें आके डिफेंड करना पड़ता है या उनको काउंटर करना पड़ता। ये भी पार्टी के अंदर कहा गया कि वोट हम इकट्ठे करें, क्राउड पुलर्स हम हैं, वोट हम, पार्टी हमारी वजह से जीतेगी, वज़ीर आज़म कोई और बनेगा। सो ना शहबाज साहब आप वज़ीर आज़म बन सकते हो, ना मेरे ख्याल पार्टी उनके हाथ में रही। मेरा ये व्यू है, लेकिन आप ये दोनों इंडिपेंडेंट कैटेगरीज हैं। बेस्ट इन योर व्यू, सबसे अच्छा सियासी कार्ड किसने खेले और आपके ख्याल में सबसे नाकाम सियासतदान कौन है? एक तो काशिफ साहब, जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं, मुझे लगता है मैं भी उन्हीं के साथ बैठता हूँ, क्योंकि यही कहानी मैंने भी सुनी है। लेकिन मेरे ख्याल में आपसे डिसएग्री करूँगा, मेरे ख्याल में सबसे कामयाब सियासतदान शहबाज शरीफ है, और मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए, जो एक तो कंसिस्टेंटली उनको हर शख्स ने अंडर एस्टिमेट किया है, उनकी पार्टी ने अंडर एस्टिमेट किया है, यारी तो फारिग है। मेरा तो ख्याल वो ठीक कहते हैं। जो भाई लोग हैं, अभी देखें आउटकम क्या होता है। जो भाई लोग हैं वो कहते हैं कि यार ये तो हमसे बात करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, पाइस के आगे खड़ा नहीं होगा, ये फारिग है। ठीक। जो लंदन में जो भाई साहब हैं, वो उनका तमाम तर जो वजन है वो बेटी की तरफ है, और पार्लियामेंट के अंदर जो है बहैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है उनके बारे में कहा जाता है कि उस तरीके से इतनी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए, चुनाचे बिलावल भुट्टो ने उनको ओवरशैडो किया। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप उसको दूसरी तरफ से देखें तो वो शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने इन तमाम तर मामलात को बैलेंस किया है, भाई को बाहर लेके गए, निकाला खुद, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, जो भी कुछ करना है। पार्टी जिसके ऊपर बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट और जमात का, PMLN का बिल्कुल को अगर रह से ही कसर थी वो भी उन्होंने पूरी कर दी थी, उसको उन तमाम मामलात के बावजूद जोड़ने की कोशिश की है, और अब वो कुछ हद तक जोड़ रहे हैं। और सारी चीज़ें जो बशमुल जो आपने बयान दिया था कि पार्टी के उन्होंने कहा जी हम करें और कोई और ले जाए, उस सब के बावजूद आप देखें कि इस टाइम काशिफ देखो, इस मुल्क में वज़ीर आज़म उस वक्त तक नहीं बन सकते जिस बारे में साबर शाकिर साहब ने कहा था, जब तक वो ना कोई रोल अदा करे। अगर आप ये कहे कि आई वुड से मैं सिर्फ उनको कामयाब उस सूरत में कहूंगा 2022 या 23 में अगर वो वज़ीर आज़म बन गए। मुझे अभी तक ऑन पेपर वो शहबाज शरीफ जिसको अनाउंस कर दिया गया था जब मियाँ साहब ने हुआ कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, आज ना वो पार्टी की लॉयल्टी अपने उनके पास है, ना पार्टी सीनियर, सवाए चंद लोगों के जो उनके गैंग के जो चाहते हैं कि डील हो और कुछ हो, उनकी लॉयल्टी नवाज किसी की नहीं है। सब मरीम नवाज की तरफ देख रहे हैं। पार्टी चेयर कौन कर रहा है? मरीम नवाज। पार्टी का फैसला कौन करता है? मरीम नवाज नहीं करती तो उनके कहने पे मियां नवाज शरीफ साहब फैसला करते हैं। शहबाज साहब के पल्ले कुछ, एटलीस्ट बादी नज़र में उनके पल्ले कुछ नहीं। इफ ही मैनेजेस टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर देन आई विल एग्री विद यू कि he's had a successful year. At the moment मुझे लगता है कि मरीम नवाज ने बड़ी सक्सेसफुली अपनी पार्टी अपने पीछे लगाई। Being young politician having to fight off मियाँ साहब बाहर, पार्टी किधर जाएगी? ऑलरेडी सिटिंग 2-3 दफ़ा के चीफ मिनिस्टर शहबाज साहब, उन्होंने पूरी पार्टी भी टेक ओवर कर ली, पार्टी का बयानिया भी टेक ओवर कर लिया, उसकी फैसला साजी भी टेक ओवर कर ली, और ये भी टेक ओवर कर लिया कि वो फैसला कि अगला वज़ीर आज़म कौन बनेगा ये भी मरीम नवाज करेगी। इससे ज़्यादा सक्सेसफुल अपनी पार्टी की हद तक वो नहीं हो सकती। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी एक न्यूंसेस आप डालें कि इसमें बहुत सारे, अगर आप कहना कि इस वक्त कितने लोग हैं उस जमात में जो चाहते हैं कि मरीम साहिबा जो हैं वो मामलात को लेके चलें इस वक्त, और कितने शहबाज, तो मेरे ख्याल में मेजॉरिटी वो है, मेजॉरिटी हल्के वाले लोग जो कहते हैं कि जी कुछ जोड़ शहबाज साहब को, तो वो बीच में बहुत सारे अंडर करंट्स हैं। हाँ, लेकिन वो तमाम लोग जो मरीम साहब बीबी के जो चाहते हैं कि अगला वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ या मरीम नवाज शरीफ साहब होनी चाहिए, उनके अलावा कोई नहीं होगा। वो बड़ा तगड़ा ग्रुप है जो लीड कर रहा है पार्टी को, कि शहबाज साहब की कोई जगह नहीं है उस लीडरशिप में, जो लीडरशिप मरीम नवाज या मियाँ नवाज शरीफ साहब देंगे। लेकिन साहब ने कुछ कहना, लेट्स सी कि भाई हमारे क्या समझते हैं कि हु इज मोर सक्सेसफुल आउट ऑफ द टू। एक ब्रेक के बाद आपके साथ वेलकम बैक नाज़रीन। सो बहस इस चीज़ पे आ गई कि बात शुरू हुई थी सियासतदान कामयाब कौन, लेकिन अब मेरे ख्याल फिल्टर होके आ गई है शहबाज शरीफ वर्सेस मरीम नवाज। आपके ख्याल में कामयाब कौन है, नाकाम कौन है?
ये सिर्फ यही दो चॉइसेस हैं, क्योंकि इन दोनों के तो मुकदमे चल रहे हैं, दोनों मुल्जिमान हैं, और इन दोनों में से मैं क्या सियासतदान कामयाब कौन, पहले इन दोनों का जवाब देते फिर अपना लार्जेस्ट सियासतदान बता दें। आपने ये तो दो नाकाम वाला नहीं पूछा अभी। हाँ कौन सा नाकाम कौन? हाँ, ये मुल्जिमान है ना ये दोनों। नाकाम सियासतदान कौन है? एक तो मुजरिम भी है ना, एक नहीं, वो सस्पेंड हुई है ना, नहीं, मुल्जिमान है। सजा है भाई, सजा लेकिन सस्पेंड हुई है अभी, और अगले साल लेकिन मुजरम कहलाएंगी। अरशद साहब अपनी इस्लाह करें। अच्छा, ये मुजरिम भी कहलाएंगे मुल्जिम के साथ, ओवरटर्न नहीं हो जाती सजा। जी साबिर साहब क्विकली। अच्छा, उसमें देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ बारगेनिंग सबसे ज़्यादा किसने की और अपने आप को बचाया किसने, अपने लिए जगह किसने बचाई, तो वो तो उसमें तो फिर नाकाम तरीन मरियम कहलाएंगी और नाकाम तरीन नवाज शरीफ साहब कहलाएंगे, और शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल अपने लिए जगह बना रहे हैं और मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। 16 अरब रुपए की उन पर चार्जेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के अकाउंट्स मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए जगह बनाते जा रहे हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो तमाम माइनस मरियम ग्रुप के अलावा जो कि बिल्कुल उनके साथ 2-3 लोग हैं, बाकी सब के सब शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं, तो वो अपनी स्पेस बना चुके हैं। उसके बाद अगर कामयाब है तो फिर आप जो वसीम ने कहा, बदामी ने, कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप, मेरा ख्याल है आप में से कोई भी भट्टी साहब को सीरियस नहीं ले रहा। एक ऐसे माहौल में पिछले साल में जिसमें महंगाई पीक पर थी, गवर्नमेंट अनपॉपुलर हो रही थी, अपनी गवर्नमेंट को 1 साल और पूरा कर जाना, इमरान खान साहब भी तो कामयाब सियासतदान। उसमें देखें उसमें उसकी बात, इमरान खान साहब की बात जो है उसको हम ये नहीं कह रहे कि वो जिनके अंदाजे थे वो गलत थे, जो इसलिए हम उस तरफ नहीं आ रहे। उसमें खान साहब का कमाल कम और अरशद साहब के फेवरेट पॉलिटिशियन का कमाल ज्यादा है। मैं उनको दूसरे स्लॉट में डालना नहीं, लेकिन एक बात याद रखें, खान साहब का कमाल, खान साहब ने भी सिचुएशन तो रीड की है ना कि नाकामी को इस तरह जोड़ना है ना कि आप कहाँ पे क्या कर सकते थे और कहाँ पे आप गिरे हैं। तो मेरे ख्याल है सबसे नाकाम सियासतदान वज़ीर आज़म रहे, क्योंकि ना उनसे कहाँ आए थे 18 में, सब कुछ था, ना गवर्नेंस हुई, ना इकॉनमी असम्बली, ना एहतसाब हुआ, ना वो जो है वो अपने मुखालफिन को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचा सके, ना बाहर से पैसे ला सके, और अब सिर्फ एक चीज़ रह गई थी कि किसी सपोर्ट के साथ अगला टर्म आएगा, अब वो भी गया। तो हर फील्ड पे ही इज लॉस्ट आउट। अगला टर्म नहीं आएगा, कहाँ आता है? मुश्किल या नामुमकिन? मुश्किल है। अरशद साहब, हनूज दिल्ली दूरस देखते हैं, अभी तो काफी टाइम पड़ा है। ये बात ठीक है, पर सियासत में कुछ नहीं और करते। पॉलिटिक्स में तो हफ्ता भी एक लंबा टाइम अच्छा होता है। चले, मैं सिर्फ आपकी एक भाई की अंडरस्टैंडिंग हूँ, भाई वेरी वेल कनेक्टेड। कोई अंडरस्टैंडिंग, आपको पता है सियासत मुझे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। इस वक्त हालात खराब हैं या हालात ठीक है? बस खाली जुमले में क्या, खराब है या ठीक है? हालात ठीक है, ये समझ है, लार्जर पिक्चर है। दिस इज द लार्जर पिक्चर। अरशद साहब की लार्जर पिक्चर है। भट्टी साहब की पिक्चर अगर आप पूछेंगे वो कहेंगे हालात बहुत खराब है। नहीं, भट्टी साहब से पूछें तो लुटिया डूबने वाली। क्यों भट्टी साहब? नहीं, देखिए इस मुल्क में हतमी बात कही नहीं जाती, नहीं कही जा सकती। आज की बात करें ना, आज की हद तक हालात जो आज से साल पहले थे वो नहीं थे। इस वक्त ये नहीं है कि एकदम लुटिया डूब जाएगी। कंपेयर टू वो हालात जो साल पहले थे वो नहीं थे, लेकिन हालात जो 2 महीने पहले थे वो हैं। मांग रहे हैं, वो उन्हें कमिटमेंट मिल नहीं रही, तो लिहाजा दोनों तरफ 50-50 हैं हालात। 50-50 हालात हैं। बदामी साहब, उस्मान बुज़दार साहब का जिक्र ना करें तो किसी साल की कोई बहस पूरी नहीं हो सकती। कामयाब तो वो सबसे ज्यादा है यार, तमाम तर पूरा पाकिस्तान उसके खिलाफ है बेचारे के, इंक्लूडिंग मीडिया। अपनी पार्टी में जो एक सीनियर तरीन आदमी ने उस दिन कहा, उन्होंने कहा पंजाब का इलेक्शन आ रहे तो उस्मान बुज़दार की वजह से आ रहे हैं। यू नो, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मैन इन पीटीआई, एंड ही इज देयर। माशाल्लाह कामयाब जा रहे हैं सर। इस एतबार से तो वाकई कामयाब बैठे जा रहे हैं, कामयाबी से अपना टेन्योर आगे बढ़ा रहे हैं। लेट्स पुट इट दिस वे जी। सारी हवाएं उनके मुखालिफ और वो अपने मनसब पे बैठे हैं, इस एतबार से कामयाब है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो एक कदम आगे बढ़ के, आपको जिसने भी कहा, मैं तो उससे कदम आगे बढ़ के कहूँगा कि अगर अगला इलेक्शन फेयर होता है, जो कि बहुत बड़ा सवाल है ज़ाहिर पाकिस्तान में, और इमरान खान साहब हारते हैं,
तो अगर कोई मुझसे पूछे कि अगला इलेक्शन इमरान खान साहब के हारने की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो मैं एक नाम लूंगा, वो उस्मान बुज़दार होगा। इसलिए कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत सारे मामलात में वज़ीर आज़म से ज़्यादा पावरफुल है एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे। और हम पंजाब की बात कर रहे हैं जो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान है, जिसका सूबाई अवान 450 का है, और जहाँ गवर्नेंस का क्या मामला है वो हम सब देख चुके हैं, हम जानते ही हैं, और साहब क्या मामला थे वो भी सब जानते हैं। तो मैं तो कहूँगा अगर पाकिस्तान में इमरान खान साहब को जेन्युइन इलेक्शन होता है और शिकस्त होती है तो उसकी वजह होंगी सबसे बड़ी उस्मान बुज़दार साहब। मैंने यही कहा कि पीटीआई के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स वो कहते हैं कि अगर हम इलेक्शन हारे तो उस्मान बुज़दार उसकी सबसे बड़ी वजह होंगे। नहीं, उसमें एक और वजह भी होगी। बड़ी वजह असल वजह वो होगी जिस वजह से ये 2018 में जीते थे, उसी वजह से। असल वजह वो है, बाकी वेली वजह। और देखे सर, एक दफा वो ले आया तो उसके बाद बंदा कुछ आप ही भी कर लेना था। आप ही कुछ कर लेते, शायद दोबारा जरूरत ना पड़ती। अच्छा, एक सेंटेंस अबाउट दिस आइकॉनिक पॉलिटिशियन, वन सेंटेंस ओनली प्लीज। मौलाना फजल रहमान साहब 2021 अरशद वो वादे ही किया जो वफा हो जाए। नहीं होंगे। From being फजल रहमान, एक पासे बिलावल, एक पासे मरियम calling the shots, what happened? देखिए मेरे ख्याल में बड़ा प्रैक्टिकल सियासतदान के बारे में कहते हैं ना कि बड़े वो यानी कि घाक सियासतदान और मामला फहम है। इस बारी कुछ फैसला साजी में गड़बड़ी, उन्होंने ले ली हार्ड लाइन पोजीशन, और उस हार्ड लाइन पोजीशन में उनका ख्याल था कि उनकी जो स्ट्रीट पावर है उसके जरिए वो पूरी ऑपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर और ये कैंपेन को लीड कर पाएंगे। वो चला नहीं। काशिफ साहब मौलाना फजल रहमान को देखे ना कि वो बदनसीब तरीन आदमी रहे। पीपल्स पार्टी ने भी सौदेबाजी करके अपना सिंध बचा लिया, नून लीग ने एनआरओ ले लिया, नवाज शरीफ बाहर चले गए। मौलाना साहब के बारे में मेरा ख्याल है नोबडी थिंक्स कि उनकी पॉलिटिक्स, हालांकि वो उन्होंने इतना अपनी पॉलिटिक्स जो अभी तक मैंने देखी है इतने अरसे में, इतना सोच समझ के फूंक फूंक कर पॉलिटिक्स की कि हमेशा अपनी कामयाबी के रास्ते निकालते रहे। ऑपोजिशन में होते हुए दो हुकूमतें भी चलाई, ऑपोजिशन के साथ रहते हुए तमाम तर लड़ाई के बावजूद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी रहे, मुशर्रफ साहब के साथ भी सारी डीलें करते रहे। अब उनकी कामयाबी का एक बैरोमीटर होगा कि एक बात मैं ऐड कर सकूं तो और खुद पार्लियामेंट में वापस ज्यादा बाखबर है, लेकिन मौलाना साहब के कैंप में ये बहुत यकीन है और इत्मीनान है, वक्त बताएगा ऐसा होता है नहीं, कि उन्होंने इतना रौला डाल के पिछले कुछ अरसे में ये बात मेक श्योर कर ली कि अगला जो भी सेटअप होगा उनमें उनको कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा ताकि रौला ना डाले हो। ताकि यार इतना रौला ना। मैं आपको एक बात बताऊं मेरा भाई, मैं एक आखिरी बात कहते तो उसके बाद आगे चलते। कुछ लोग पार्टी छोड़ के, कुछ जो सरकारी पार्टी है अभी उसको छोड़ के जाना चाह रहे थे। यार जमीयत में आपने नहीं जाना, नून की खराबियां दिखा के पीपल्स पार्टी का दरवाजा उनके लिए खोला गया। ये मैं आपको बता दूं, आगे आप फैसला खुद कर लें कि उनको अगले। पीटीआई की बड़ी तादाद में लोग हैं, बड़ी तादाद सर मैंने पता सारा, पर मैं तानू दस रहा हुआ क्या, एक नो गो एरिया कहा गया उनको, वो था मौलाना फजल रहमान। वो भी असेंबली के अराकीन भी है सर, एक एरिया था जो नो गो था, सबको कहा गया यहां नहीं जाना, और वो था मौलाना साहब की पार्टी। नून के लिए उन्होंने कहा कि ये देख लें, ठीक है, प्रॉब्लम है। इवेंचुअली उनके लिए रास्ता, दरवाजा दूसरा खोला गया, लेकिन नून भी कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कन्विंस करने की गुफ्तगू, हालांकि दे वांटेड टू जॉइन पीएमएलएन उस टाइम पे। लेट्स सी व्हिच वे इट्स गोइंग टू गो। ब्रेक पे जाने से पहले आई मीन एक बार मुझसे चाहे कहा रहा है ब्रेक ले लें, जो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आखिर में 2021 को कंक्लूड करते हैं कि बिगेस्ट गेनर्स एंड लूजर्स कौन थे। वेलकम बैक नाज़रीन। 2021 तकरीबन खत्म होने वाला। क्या किसी को तवक्को थी कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे 2021 में? फाद साहब, मेरा नहीं ख्याल, किसी का आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं हुई। देखिए उनकी वापसी होनी है जब उनको ये क्लियर होगा कि जी इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इलेक्शन से कुछ डील पहले आएंगे। डील भी अगर हुई तो फिर भी उन्होंने डील के बगैर इलेक्शन, अगर यू थिंक ही विल कम बैक, अगर डील के बगैर इलेक्शन में जाना हुआ तो बिल्कुल आएंगे। इलेक्शन के लिए आना उनके पॉलिटिकल मूव है, उससे वो अपनी पार्टी को गैल्वेनाइज करेंगे। खास तौर पे इसलिए वो कहेंगे कि अच्छा मैं जेल जाता हूँ इलेक्शन से पहले। भट्टी साहब, आपको लगता है कि आपको कोई तवक्को थी मियां साहब आपके वापसी की? 1% भी नहीं थी। वो इसी यकीन दहानी पे गए थे इस सूरत में वापस आ सकते हैं कि उनके वकला ने उन्हें कहा है, आप जानते हैं कि उनका होम ऑफिस केस रिजेक्ट कर चुकी है। अब भी जो पिछले दिनों से एक खबर छोड़ी जा रही है प्लांटेड कि नवाज शरीफ दिसंबर में आने का ऐलान करेंगे, उनके वकला ने मशवरा, मैं आपको खबर के तौर पर दे रहा हूँ कि बरतानवी हाई कोर्ट से उनके खिलाफ केस हो सकता है, अदरवाइज वो किसी भी सूरत नहीं आएंगे।
किसी भी सूरत यहाँ आएंगे 23 के एंड पे, क्योंकि साबर साहब के दोस्त आएंगे, फिर उनका टाइम बार्ड केस खत्म हो जाएगा। अदरवाइज नवाज शरीफ पाकिस्तान में यहाँ बरतानिया में हाई कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आए, उन्हें डिमोट का करने का हुक्म किया जाए, फिर आएंगे, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। वसीम अदामी साहब, कोई डील हो गई है PMLN की 2021 की हद तक किसी किस्म की? कोई मियां साहब के बाहर जाना तो डील था, क्या कोई और अरेंजमेंट हुई अभी तक? मेरा ख्याल है कि इससे आगे की कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकी है, और वो इसलिए नहीं होती कि इसमें नवाज शरीफ साहब बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस इस बात पे एग्री नहीं किए, और मेरे ख्याल में आगे भी नहीं करेंगे मुस्तक़बिल करीब में, कि शहबाज साहब को सारा मामला दे दिया जाए और नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा बाहर रहे हैं पॉलिटिक्स से। वो पाकिस्तान से बाहर रहे हैं पॉलिटिक्स से, अमलन बाहर रहे हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से। तो मेरा ख्याल है कि वसीम साहब, फिर ये एक मेरी रहनुमाई करें, आप कराची में, आपकी नजर ज्यादा लंदन से एक फ्लाइट घंटे की कम है, तो फिर तीर मतार में थे, मुस्लिम लीग नून पीछे क्यों हटी? इसलिए कि मेरा ख्याल है कि मामला तय जरूर हुए, लेकिन ये जिस तरह मैंने कहा इस हद तक तय नहीं हुए कि जिसके तहत नवाज शरीफ साहब जनाब उनको वापस पॉलिटिक्स में आने की इजाजत दी जाए, वापस वज़ीर आज़म बनने का उम्मीदवार बनने की इजाजत दी जाए। कुछ चीजों में तो रिलैक्सेशन नजर आई है ना, लेकिन इस हद तक नहीं हुआ मुतालबे रिजाइन से। तो आप भट्टी साहब कह रहे हैं कि किसी हद तक कुछ ना कोई मामला तय हुआ। साबिर साहब से पूछता, साबिर साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बनने की इजाजत दे दी जाए उनको। सर बात यह कि नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पे दस्ते नगर हैं रियासत पाकिस्तान के, उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, नई पासपोर्ट की एप्लीकेशन दी थी, पासपोर्ट उनको नहीं जारी किया गया, वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू होगा, वो जब भी आएंगे पाकिस्तान उनको आना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हैं तब तक उनका कोई चांस नहीं है कि वो पाकिस्तान आएँ, क्योंकि ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू होगा सिर्फ, और पासपोर्ट नया इशू करना नहीं है गवर्नमेंट ने, क्योंकि नया पासपोर्ट इशू हो गया तो वो कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी वीज़ा लगवाएंगे वो जा सकेंगे। तो नया पासपोर्ट गवर्नमेंट दे नहीं रही, ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करना है, इसलिए वो लंदन और पाकिस्तान इन दो के अलावा उनका पास कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं। काशिफ साहब, मैं साबर साहब के चैलेंज तो नहीं कर सकता, लंदन जो लॉ है ना, अगर आपके पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए या गुम हो जाए, तो अगर आपकी उधर की स्टे नहीं लेते, शादी नहीं करते, साइलम नहीं लेते, तो वो आपको डिबोर्ड कर देते उसी वक्त पकड़ के, और इसके लिए हजारों मिसालें हैं, लाखों शायद। तो सर उसके लिए असाइलम लेना पड़ेगा या फिर शादी करनी पड़ेगी? नहीं, वो अगर हाई कोर्ट से फैसला भी खत्म होता है ना, तो ट्रैवल की जरूरत नहीं है, वो बगैर पासपोर्ट के पकड़ के बैठाते हैं उधर एयरपोर्ट पे, इधर एयरलाइन को इन्फॉर्म कर देते हैं और एयरपोर्ट पे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो सर वो पाकिस्तान ही आएंगे ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, डिपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान आएंगे ना। हाँ, वो एक पक्की बात है। दूसरी तरफ इलेक्शन से पहले आएंगे पाकिस्तान, लेकिन नवाज शरीफ साहब 2022 में आपको पाकिस्तान आते हुए शायद नजर न आए, अपनी मर्जी से आते हुए नजर न आए, जबरदस्ती लाए जाएं या भेजे जाएं वो एक अलग बात है। उनका मुल्क की सियासत में फाद साहब की बात की पॉलिटिक्स और इलेक्शन, डू यू थिंक कि मरियम नवाज उस जगह आ गई है कि मियां साहब को वापस आने की जरूरत नहीं इलेक्शन? मरियम नवाज ना नवाज, इसके बाद चले मैं आपसे ना मरियम नवाज ना नवाज शरीफ सर कोई गुंजाइश ना मरियम नवाज। और बतौर सहाफ़ी मैं बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसको आप रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, बार बार चलाइएगा, दिखाइएगा तमाम तज्जियों में, अगर ये गलत साबित हो जाए। 2022 में ना नवाज शरीफ ना मरियम नवाज की पाकिस्तानी सियासत में कोई आपको रेलिवेंस या जगह उस हिसाब से मिलेगी। बाकी वो टॉक शो जलसे शलसे होते रहेंगे मरियम के, अगर वो बाहर रहीं फरवरी मार्च तक उनका केस डिसाइड हो जाना चाहिए। इस पर 1 मिनट का साइलेंस लें सारे, इसको ऑब्जॉर्व करें जी। फास्ट चले, बड़ी बात की बात भैया, टू स्टिक हिज नेक आउट एंड से यार दिस इज अ मेजर स्टेटमेंट। मैं जो पहले आपसे बात कर रहा था ना, वो मैं बहुत हद तक अरशद से एग्री करूंगा। देखिए, अगर तो दो ही PMLN के दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या डील होगी या नहीं होगी। अगर डील होगी तो उस डील के टर्म्स क्या होंगे? एक तो ये होगा कि जी PMLN को की रास्ता जो है वो खुलना चाहिए वापसी का, लेकिन दूसरी तरफ भी तो कुछ रिक्वायरमेंट होगी ना, वो ऐसे तो नहीं कहेंगे आ जाओ आके बैठ जाओ। तो दूसरी तरफ जो रिक्वायरमेंट होगी उसको अगर आप जोड़ के सुने जो ये कह रहे हैं, तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि शहबाज शरीफ कम्स इन। तो फिर मैं जो आपको पहले कह रहा था मैं यही कह रहा था, मुझे नहीं लगता मरियम नवाज लेकिन अभी तक मैं आपको आज ये कह रहा हूं, मरियम नवाज नहीं मानेंगी, अभी तक डील नहीं हुई है, और इसीलिए नहीं हुई है जिस वजह से उसके ना मानने की पता है क्या वजह होगी? क्योंकि मियां साहब बाहर बैठे हैं, लेकिन उसको इस बात की टेंशन नहीं है। मियां साहब पाकिस्तान होते जेल जा सकते होते, शहबाज शरीफ का नाम लिखते हैं ना, कितनी अच्छी तरह लिखा जाता है, लेकिन कितनी अच्छी तरह लिखा जाता है। लेकिन अगर डील नहीं होती, ये भी तो ऑप्शन है ना, डील नहीं होती कुछ नहीं होता,
ये पूरा साल गुजर जाता है, वो हम अगले प्रोग्राम में जा रहे हैं। फहद साहब सही कह रहे हैं, उसमें- नून लीग की जितनी पर्चियां निकल रही हैं ना, उसमें डिस्पाइट हिज मनी लॉन्ड्रिंग केसेस या वो निकालते हैं, उसमें सब में इत्तेफाक से शहबाज शरीफ निकल आता है। ये सरप्राइजिंग है नून लीग के लिए। तो अगर तो डील नहीं होती तो फिर मेरे ख्याल में इलेक्शन के करीब मियां नवाज शरीफ फिर वापस आएंगे, क्योंकि फिर तो और ज्यादा जरूरत होगी। ठीक, पटी साहब किसी ने डील कर ली है अभी 2021 में, ये बताएं। अच्छा, डील हो गई है और अरशद शरीफ 100% कहते हैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है और मरियम को एंड ऑफ द डे खामोश होना होगा। वो जब भी नुकसान करेंगी अपने चचा के करेगी, उनके लिए हालात हमारी सोच से ज़्यादा। देखिए, ये जो अभी अरशद साहब कह रहे हैं, ये सारा केस नैब में चल चुका है, नैब से उधर साबित नहीं हो चुका। इमरान खान साहब ने शहजाद अकबर के साथ मीटिंग। लेकिन बड़ी साहब मुझे एक बात समझाएं जरा, मैं बड़े अरसे से ये देख रहा हूँ नून लीग की पॉलिटिक्स, मुझे नहीं लगता मरियम नवाज मानेंगे। अच्छा, वो मैं जो कह रहा हूँ आपको आने वाले चंद दिन नजर आएंगे उनके ना, मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आने वाला 1 महीना चीजें खासी क्लियर करेगा। मेरी अर्जी है, सिर्फ ये सुन लें कि इमरान खान साहब के लिए अब रुकावट सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ रह गया। मरियम के लिए जिन्होंने मारना था वो भी नहीं मार रहे नवाज शरीफ, इसीलिए FIA को केस भेजा गया है और इसीलिए वो सेम केस जो नैब में था FIA में भी साबित नहीं होगा और बैंकिंग कोर्ट के एक अहम शख्स को कहा गया यार किसी तरीके से इसको अरेस्ट करो। अब मैं आपको इससे ज्यादा और खुली बातें क्या बताऊं, आप मुझसे अब मैं भी थोड़ी सी भट्टी साहब को बता देता हूं। भट्टी साहब के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि इनके मामला तो सेट हो गए हैं। मैं अगर इजाज़त है भट्टी साहब, गुस्ताखी माफ़ करें, भट्टी साहब के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक साहब को फ़ोन किया और कहा कि जी इसमें से जो शहबाज और हमजा है ना, इनको रिलीफ दो। तो उन्होंने कहा चलो जी 100 गवाह डाल दो, केस भी चलता रहेगा और ये बाहर भी रहेंगे जब तक कन्विक्शन नहीं होगी तो बाहर रहेंगे। और जब 100 गवाह डालेंगे तो फिर कितने साल चलेगा मामला? शहबाज शरीफ को FIA पकड़ ले, खुद भी वो लंदन जाने के लिए फरार होने का रास्ता बना रहे हैं और उधर अपना घर भी ले चुके हैं एक मुल्क की रियल टाइकून से। ठीक हो गया, अब मैं भी अपनी खबर दे दूं, अरशद साहब और मैं खबर खेलते हैं दोनों भाई। ठीक हो गया। आखिर में वसीम, इनके साथी हैं वो बेचैन है, खुदा का वास्ता इमरान खान को शहबाज को पकड़ो वरना मुझे मुल्क से भागना पड़ेगा। उनका नाम मुझे नहीं पता, S है या K है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। ऐसा के दोनों भी हो सकते। वसीम, डील किसी ने कर ली? आखिरी सवाल, आई वांट टू क्लोज दिस प्रोग्राम। क्या किसी ने डील कर ली है या अब 2022 का इंतजार करें डील होने के लिए? हाँ नहीं, मेरा ख्याल है अभी चूंकि कुछ अहम तारीखें आनी है, कुछ ओहदे तब्दील होने, सारा कुछ होना है, तो अभी ये कहना बहुत कबल वक्त होगा कि जनाब क्या कोई ऐसी डील हो गई है कि जिसकी वजह से हम आज बैठ के ये तय कर सकें कि अगला सियासी मंजरनामा क्या होगा। तो द आंसर इज नो, अभी चीज़ें कुछ तय होनी है। मतलब आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे भी किसी ने डील नहीं की अभी तक? अभी तक हतमी डील नहीं दे रहा। वो हतमी डील क्या हो? डील नहीं हुई तो आसफ जरदारी बाहर कैसे हैं? नहीं, मैं तो इस वक्त फेडरल जरदारी साहब की तो पहले ही बात कर चुके हैं ना कि वो तो मैंने कहा कि तो सेट है। मैंने इसीलिए कोई डील कहा था, मैंने कहा था जहां हम बैठे वहां पे कोई डील हुई है कि नहीं हुई हुई है, ये इसीलिए बड़ा स्पेसिफिक सवाल है आपसे। हाँ, पीपल्स पार्टी की अगर आप कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो वो तो जाहिर है डील ही डील है, सारे मामला सेट हैं, वो उनसे खुश हैं, ये उनसे राजी हैं, सिंध में मामला चल रहे हैं, बैड गवर्नेंस भी चल रही है, करप्शन भी वैसे चल रहा है और सब मजे ही मजे हैं, तो वो तो बिल्कुल सेट है मामला। 2021 वो साल था जहां हमने जितने प्रोग्रेस किए थे काफ़ी सारे फ्रंट्स पे, ख़ास तौर पे काउंटर टेररिज्म पे, काउंटर एक्सट्रीमिज़म पे, वो हमने बहुत सारे रिवर्स किए, जिसके आइंदा आने वाले सालों में और 2022 में भी काफ़ी खौफनाक असरात भी आएंगे। ठीक, 2021 एक और साल ख़त्म हुआ। लेट्स सी व्हाट 2022 ब्रिंग्स। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।